देखिए इस सीरीज़ के अंदर सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्मेसी लैंड एथिक्स। तो इस सब्जेक्ट की हम बात करें तो आपका जो एग्जिट एग्जाम है उसके लिए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस सब्जेक्ट में 2 लेक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपने नहीं देखे हैं तो वो उनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सीधा आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं एग्जिट एग्जाम वाली। वहाँ पे जितने भी हमने लेक्चर अपलोड किए हैं फार्मेसी लैंड एथिक्स के और हमारे अदर सब्जेक्ट्स के, सभी लेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें कि हमने यूनिट फर्स्ट को डिटेल में डिस्कस किया था और हमारा जो यूनिट सेकंड का पार्ट 1 है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हमारे यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में हमारा जो यूनिट सेकंड है इसके एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके सब्जेक्ट पहले 8 से अब 12 हो चुके हैं और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इतने सारे आपके सब्जेक्ट है तो अब आप सीरियस हो जाइए आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। पहले क्या था, सब्जेक्ट हमारे कम थे और बिल्कुल क्लियर नहीं था, इसलिए हम थोड़ा हल्के में ले रहे थे कि किस तरह से होगा या डेट और आगे जा सकती है। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया, आपके 12 सब्जेक्ट हैं, 3 पेपर आपके होने हैं, जिसमें कि किसी में 3 किसी में 4 आपके एक पेपर में आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये चीज़ें हमने एक लेक्चर में बता दी हैं जो हमने कल नाइट में अपलोड किया है, तो उसको आप देख लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन। अब देखिए इससे जो पहले वाला लेक्चर हमने किया है ना, यहाँ पे मतलब डिस्कस किया था जो हमारा पार्ट 1 था यूनिट 2 का, तो उसको आप पहले देखिए क्योंकि वहाँ पे हमने यूनिट को स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ें हमारी 20 से स्टार्ट हो रही हैं, हो सकता है आपको डायरेक्टली थोड़ी सी दिक्कत आए समझने में, उसको आप देखेंगे आपको डायरेक्टली आएगा। तो यूनिट तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा जो एजुकेशन रेगुलेशन है ये पब्लिश्ड कब हुआ था, किस ईयर में, या हम कह सकते हैं ईयर की बात छोड़िए कहाँ पे ये पब्लिश्ड हुआ था, इस चीज़ की हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लोकसभा असेंबली में हुआ था, या पार्लियामेंट में हुआ था, ऑफिशियल गैजेट में हुआ था, ये यहाँ पे नन, या इन तीनों में से किसी में भी नहीं हुआ था। तो एक हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आपके पास 5 सेकंड्स होते हैं, अगर आपके माइंड में आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो हम आपको इसका आंसर बता ही देते हैं। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं हमारा जो एजुकेशन रेगुलेशन है हमारे फार्मेसी एक्ट के अंडर में यहाँ पे बनाया गया था, और ये जो पब्लिश्ड हुआ था ये हमारा जो ऑप्शन सी है। देखिए ऑफिशियल गैजेट में क्या हुआ था, ये हमारा पब्लिश्ड क्या हुआ था। मोस्टली क्या होता है ऑफिशियल गैजेट में हमारे फार्मेसी लैंड एथिक्स से रिलेटेड जो होते हैं ये हमारे आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड हम देख लेते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फ्रेम्ड फॉर द फार्मासिस्ट बाय द काउंसिल आर नोन एज। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हम समझें तो सीधा पूछ रहा है हमारे जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स होता है ये फ्रेम्ड किया जाता है फॉर द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए, बाय द काउंसिल, काउंसिल के द्वारा, आर नोन एज, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे सोशल रनिंग हो गया, सेकंड यहाँ पे फार्मेसी रेगुलेशंस हो गया, और यहाँ पे थर्ड हमारा एजुकेशन रेगुलेशन आ जाता है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस रनिंग। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स होता है जो कि फ्रेम किया जाता है फार्मासिस्ट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे जो एजुकेशन रेगुलेशंस होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझें तो हमारा जो फार्मेसी एक्ट है उसके अंडर में यहाँ पे एजुकेशन रेगुलेशन बनाया गया है। और देखिए एजुकेशन रेगुलेशन का मेन काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपका जो ये कोर्स है साथ में आपके किस तरह से एग्जाम्स वगैरह होंगे, एग्जामिनेशन, साथ में जैसे आप लैब में जाके क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं तो किस तरह के एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको कराए जाएँ, ये सब किसके अंडर में आता है, मतलब कि कौन इसको फ्रेम करता है, हम कह सकते हैं सारा हमारे यहाँ पे एजुकेशन रेगुलेशंस होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ये करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पे, तो इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए गैप है, आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है, बीच से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओ फार्मासिस्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो जैसे कि हम इन 4 ऑप्शन में से पहले एक ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे समझ में आएगा। फिर क्वालिफिकेशन भाई आप डी फार्म कर रहे हैं, फाइनल आपने कर लिया, क्वालिफिकेशन आपकी हो गई। लाइसेंस जो कि आपको मिलता है वो एक मेडिकल स्टोर करें वहाँ पे लाइसेंस आपको चाहिए होता है। और यहाँ पे सी रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे नो, नॉन नन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा करेक्ट वो आपका ऑप्शन सी आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। देखिए क्या होता है, जो एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो क्या होता है, एसेंशियल होता है मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। अगर आपका जैसे आप फिलहाल डी फार्मा आप कर रहे हैं तो आप जो एग्जिट एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पे डी फार्म के बाद आपका जो मेडिकल का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो एक तरह से आप वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं कहे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट है, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसको यहाँ पे हम यूजीसी कह देते हैं। देखिए यहाँ पे बाई मिस्टेक होगी, जी आपका पहला आएगा सी बाद में आएगा,
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है यूजीसी, इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 इन। तो कहने का मतलब है देखिए हमारा जो यहाँ पे सेक्शन 4 है तो इसके अंडर में हमारा जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये किस ईयर में हुआ था ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सेक्शन की हम बात करें, हमने आपको फार्मेसी एक्ट बताया, उसके सेक्शन के बारे में बताया था, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ईयर की हम बात करें यहाँ पे 1948 1948 में, 1956 1956 में, 1938 1938 और साथ में 1946 1946 में। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर इसका हो सकता है। बाकी आपका जो इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन भी आएगा। 1956 में क्या हुआ था, हमारा सेक्शन 4 के अंडर में हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यहाँ पे है इस्टेब्लिश्ड हुआ था। चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे पूछ रहा है, among the following penalties which one is charged when dispensing is done by unregistered pharmacist। देखिए क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में आपके। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सीधा पूछ रहा है among the following penalties, मतलब कि जैसे हमारी यहाँ पे 4 पेनल्टीज दी हुई हैं, तो कौन सी पेनल्टीज लगेगी, इनमें से कौन सी विच वन इज चार्ज लगेगी व्हेन डिस्पेंसिंग, जब डिस्पेंसिंग की जा रही हो ड्रग्स की, इज डन बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जैसे आपका क्लिनिक है या आप किसी हॉस्पिटल में हैं, तो क्या होता है मतलब इंस्पेक्शन, मतलब जांच करने वाली टीम वगैरह आती है, जैसे डीआई वगैरह आगे सपोज कीजिए, और इस तरह का बंदा आपकी क्लिनिक या हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, ड्रग की डिस्पेंसिंग कर रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लग सकती हैं जो कि हमारा फार्मेसी एक्ट के अंडर में आएगा। तो कौन सी पेनल्टीज लगेंगी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है 3 इयर्स इम्प्रीजनमेंट। देखिए यहाँ पे इम्प्रीजनमेंट का मतलब होता है यहाँ पे जेल होना, मतलब कि सजा। तो 3 साल की जेल हो सकती है, 5 इयर्स इम्प्रीजनमेंट विथ फाइन, 5 साल की सजा होगी, साथ ही में यहाँ पे फाइन भी आप लग सकता है। साथ में फाइन अप टू 500 रुपीज़, यहाँ पे 500 रुपीज़ का फाइन लग सकता है। या 6 हमारा 4 हमारा पॉइंट है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, ये आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट रहेगा। अगर कोई इस तरह का बंदा डिस्पेंसिंग करता हुआ पकड़ा जाता है जो कि अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन स्टेट द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हम समझे, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट मतलब कि एक फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए इन स्टेट के अंदर, द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारा जो फार्मेसी एक्ट है प्रोवाइड कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, किसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यहाँ पे 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट हो गया है, तो यहाँ पे आप नन लगा सकते हैं, ये नॉन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है भाई कौन सा रहेगा, जैसे कि देखिए एक फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक स्टेट के अंदर होना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देख के समझ आना चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे रजिस्टर होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, वो यहाँ पे फार्मेसी एक्ट के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है यहाँ पे भी रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। तो भाई क्वेश्चन 7 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय। देखिए हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर होता है, अब अगर आपने ये जो हमारी यूनिट सेकंड है इसको अच्छे करके डिटेल में पढ़ा है, तो हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर है ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा, ये आपके एग्जाम वगैरह में भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो फर्स्ट रजिस्टर हमारा क्या होता है ये आपको डिटेल में वहीं जानने को मिलेगा। बेसिकली हम आपको बस इतना बता देते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर वगैरह होता है इसमें हमारा जो फार्मासिस्ट होता है उससे रिलेटेड, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन क्या होती है यहाँ पे इंक्लूड होती है। जैसे यहाँ पे हमारे जो ये किसके थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक है यहाँ पे जिसके थ्रू क्या होता है हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन 7 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट है ये किस ईयर में पास हुआ, ये हमें यहाँ पे बताना है। अच्छा यहाँ पे हम इसको समझे इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए नाम से भी यहाँ पर चल रहा है इंडियन, मतलब कि हिंदी में हम कहें तो भारतीय। एविडेंस मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा एविडेंस वगैरह जो कोर्ट वगैरह में यहाँ पे पेश किया जाता है उसको हम बात करें। एक्ट मतलब कि इनको पास करने वाला, जैसे हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन है, तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका केस वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जो आपके एविडेंस वगैरह हैं वो इस एक्ट के अंडर में क्या होता है, जो हमारा कानून है कोर्ट है वहाँ पे
पेश किए जाते हैं। तो एविडेंस के लिए भी क्या होता है ना, ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली जाकर कर देंगे, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया वगैरह होता है जो यहाँ फॉलो करना होता है। एविडेंस एक्ट किस साल में पास हुआ था? यहाँ पे 1972 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1892 में हुआ था, साथ ही में 1956 में। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। बाकी आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पे 1972 1972 में क्या था, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था ये हमारा पास हुआ था। क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय। तो क्वेश्चन को यहाँ पे हम समझे तो सीधा पूछ रहा है, हमारा जो सेंट्रल रजिस्टर होता है एक फार्मासिस्ट का, ये किसके थ्रू या किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ये हमें आंसर में यहाँ पे बताना है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट हम सेंट्रल रजिस्टर की बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, जैसे कि आप पीछे जाते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से आपने क्या है, कितने ईयर का आपने क्या है, टोटल वहाँ पे फिट करना होता है, उसके अलग आपकी जो एड्रेस वगैरह होता है, टोटल इन्फॉर्मेशन। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं है आपने फॉर्म फिल किया एक जगह दे दिया आपका हो गया। 2-3 हमारे स्टेप होते हैं, हमने कराया हुआ है तो हमें आप पता है, लेकिन क्या है आपका भी नहीं हुआ है तो आई थिंक आपको नहीं पता होगा। तो क्या होता है, मतलब वहाँ पे ये चीज़ें फिलअप की जाती हैं, सेंट्रल रजिस्टर जो होता है उसमें हमारी ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड होती है, इसलिए उसको कहते हैं सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, साथ ही में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, साथ में एआईसीटीई। तो जितना हमने आपको बताया उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग गया होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, पीसीआई। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है वहाँ पे जो आपका सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का उसको मेंटेन किया जाता है, या पीसीआई के थ्रू उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 10 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द फार्मासिस्ट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट वाइल डीलिंग विद हिज ट्रेड। देखिए जैसे कि आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप अपने आप को समझ लीजिए, तो आप एक फार्मासिस्ट है, तो जब आप क्या करें, डील करें ट्रेड के साथ में, ट्रेड मतलब कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं भाई, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, उनके बारे में हमें यहाँ पे आंसर में बताना है। जैसे परचेज ऑफ ड्रग्स, जैसे सपोज कीजिए आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो क्या करते हैं भाई, ड्रग को परचेज करते हैं जब भी तो बेचते हैं आप। तो जैसे फार्मासिस्ट वगैरह एमआर वगैरह आते हैं, उनसे आप दवाइयाँ लेते हैं, तो परचेज ऑफ ड्रग्स को माइंड में रखना चाहिए, किस तरह से परचेज करना है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब झूठी वगैरह नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब फेयर तरीके से होना चाहिए। साथ में यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर, जब आप दवाई ले रहे हैं या उसको आप बेचनी भी आपको, तो प्राइस स्ट्रक्चर भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि ये हमारी बिक जाएगी महंगी ज़्यादा, या क्वालिटी के हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल चीज़ें, या डी हम कह सकते हैं ऑल। तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो ट्रेड करते टाइम माइंड में आपके सारे पॉइंट होने चाहिए, परचेज ऑफ ड्रग्स भी, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, साथ में प्राइस स्ट्रक्चर। तो आपका जो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यहाँ पे ऑल। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो मिनिमम हर्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्वेश्चन आप इससे बिल्कुल रिलेटेड है और आपके माइंड में अभी ये होगा, जैसे कि सपोज कीजिए एक बंदा फार्मेसी कर रहा है, तो उसको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम घंटे हैं कि कम से कम कितने घंटे की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे रिक्वायर होगी। तो अगर आपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लिया तो आपको पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे आंसर सीधा है हमारे 500 हर्स, मतलब कि 500 घंटे की आपको ट्रेनिंग वहाँ पे लेनी होती है, जो मोस्टली देखा जाए तो आपके 3 महीने बैठते हैं, लेकिन आप रेगुलर जाते हैं तो आई थिंक 84 डेज़ में आपके जो 500 घंटे वहाँ पे वो पूरे हो जाते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे मतलब है, जो आप फार्मेसी डी फार्म कंप्लीट करने के बाद में ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे 500 घंटे की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए। तो मिनिमम यहाँ पे जो ट्रेनिंग, मिनिमम मतलब कि कम से कम घंटे जो ट्रेनिंग के यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं हमारे 500 घंटे होते हैं। तो ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन। अब देखिए ये आंसर हमने पीछे भी आपको बताया, वहाँ पे क्या था, सेक्शन दिया हुआ था, वहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे सेक्शन पूछा है। तो वो क्वेश्चन अभी आपने पीछे पढ़ा है, आपने अच्छे से देखा है, तो आंसर आपको ऑलरेडी इसका पता है। तो ये हमारे जो यहाँ पे कह सकते हैं कि सेक्शन के अंडर में हुआ था, तो फर्स्ट हमारा सेक्शन 4, यहाँ पे सेक्शन 3 आएगा, साथ ही में थर्ड यहाँ पे सेक्शन 10 आएगा, सेक्शन 3 आएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि सेक्शन 4 के अंडर में किस ईयर में हुआ था, यहाँ पे 1956 में हुआ था, साथ में यहाँ पे सेक्शन 4 के अंडर में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसको हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन काफ़ी बार आया हो लेकिन आपको नहीं पता हो। यहाँ पूछ रहा है क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी, यानी कि एक बंदा ऐसा जो फार्मेसी में क्वालिफाइड है, उसकी क्वालिफिकेशन है ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया,
लेकिन वो इंडिया के आउटसाइड से है। तो कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये किसके थ्रू रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा, मतलब इसकी जांच वगैरह की जाएगी, एक तरह से इसको परमिशन दी जाएगी कि हाँ वो इंडिया में भी काम कर सकता है अगर वो करना चाहता है। तो जैसे यहाँ पे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डीटीएबी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, साथ में यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो सोचिए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, पीसीआई। क्या होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन भी पीसीआई में होता है, और एक तरह से कोई बंदा आउटसाइड यहाँ पे क्वालिफाइड है काय में, फार्मासिस्ट में, लेकिन उसको यहाँ पे अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल इंडिया के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। तो पीसीआई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट रजिस्टर इज पब्लिश्ड बाई। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमारा जो फर्स्ट रजिस्टर है ये किसके थ्रू यहाँ पे पब्लिश्ड किया गया था। फर्स्ट रजिस्टर क्या, आई थिंक आप अच्छे जानते होंगे, इसका आंसर हमें सीधा देना है यहाँ पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, साथ में यहाँ पे जुडिशनल बॉडी के थ्रू, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे नॉन। तो एक यहाँ पे आंसर है जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे नहीं आने वाला है, साथ में जुडिशनल बॉडी तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्या था, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रजिस्टर था यहाँ पे ये पब्लिश किया गया था। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रजिस्टर, आप सोच रहे होंगे सर इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। देखिए हमारे ये एक अच्छा खासा टॉपिक है और इसके अंदर से यही नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने जो डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है आप फिलहाल सीधा वहाँ पे जाइए और इसको यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 15। द एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट बाई। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हमारे जो यहाँ पे एजुकेशन रेगुलेशन ये किस में पब्लिश्ड क्या हुआ था, मतलब किस में पब्लिश हुआ था। जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश तो हुआ था लेकिन किसके थ्रू हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, और साथ में प्रेसिडेंट के थ्रू। तो एक यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो फार्मेसी एक्ट है उसके अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या था, यहाँ पे एजुकेशन रेगुलेशन को पब्लिश्ड किया गया था। तो आई थिंक इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। देखिए यहाँ पे सीधा पूछ रहा है अगर आप एक फॉल्सली क्लेम कर देते, मतलब कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों से कह रहे हैं कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, या जैसे सपोज कीजिए आप एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनकर, लेकिन वहाँ पे डीआई वगैरह आ जाता है, डीआई लोग ही चेक करते हैं, तो आप उससे बता रहे हैं कि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन असल में जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, क्योंकि आपने फॉल्सी क्लेमिंग की, मतलब कि आपने झूठा दावा किया है। तो इसके लिए कुछ हमारे यहाँ पे पेनल्टीज़ वगैरह हैं, जैसे कि 500 फाइन, 500 का फाइन आप पे लगेगा, साथ में 400 का फाइन लगेगा, या थर्ड हमारा ऑप्शन है 500 फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन एंड 1000 पर 6 मंथ ऑफ सेकंड कन्विक्शन। देखिए सीधा मतलब है आप फर्स्ट टाइम ऐसा करते हैं आप पे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन आप सेकंड टाइम करते हैं तो आप पे 1000 का जुर्माना लगेगा, साथ में 6 मंथ की आपको जेल वगैरह भी हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ये तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ 500 रुपये तो जुर्माना देना है। तो पहले के केसों में देखा जाए तो हमारे ये ऐसे ही था, कम पैसे रखे गए थे, लेकिन आजकल अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, डीआई आप पे छापा मार देता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, मतलब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, आप फार्मेसी क्लेम कर रहे हैं, तो आजकल बहुत सीरियस मैटर ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन 17। तो भाई क्वेश्चन 17 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द अप्रूवल ऑफ कोर्स स्टडी एंड एग्जामिनेशन इंक्लूड विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट। सीधा कहने का मतलब है हमारा जो कोर्स स्टडी है साथ में एग्जामिनेशन है, तो इसको जो अप्रूवल हमारा मिला है तो किस सेक्शन के अंडर में मिला है, फार्मेसी एक्ट के। फार्मेसी एक्ट जैसे हमारा सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट हमारा सेक्शन 13 आ जाएगा, यहाँ पे सेक्शन 13, साथ में सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 11 हो गया, साथ में सेक्शन 12 हो गया। तो सोचे माइंड में क्या इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन डी है हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 18। तो क्वेश्चन 18 में आपसे क्या पूछ रहा है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे सपोज कीजिए आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और साथ में कोई डीआई वगैरह आ जाता है वहाँ पे चेक करने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे अनिल, मतलब कि आप वहाँ पे
वो अपना जो सर्टिफिकेट है कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वहाँ पे आप नहीं दिखा पा रहे हैं, मतलब कि उसे दिखाने में आप फेल हो गए, तो उस कंडीशन में आप पे क्या पेनल्टी वगैरह फाइन वगैरह लग सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी है। 19 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ पीसीआई। तो कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की हमारी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, तो वहाँ पे टोटल नंबर कितना होता है, मतलब कि कितने मेंबर्स होते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 5 मेंबर्स हो जाएंगे, 10 मेंबर्स हो जाएंगे, 15 मेंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पे 20 मेंबर्स हो जाएंगे। तो सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। बाकी इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा। सीआई की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उसमें जो टोटल मेंबर की यहाँ पे संख्या होती है वो यहाँ पे 15 होती है। तो हमारा हो जाता है। क्वेश्चन 20 हम देख लेते हैं, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन में इसमें क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर्ड इन कंडीशन। तो देखिए इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो आपका नाम कहाँ पे ऐड है, जो हमारा रजिस्टर है यहाँ पे फार्मासिस्ट वाला उसमें आपका ऐड है, जो कि गवर्नमेंट के पास होता है रजिस्टर। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशन है, इन कंडीशन जिनमें आपका जो नेम है उस रजिस्टर से रिमूव किया जा सकता है। वो जब आपका नेम उस रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, फिर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए डायरेक्टली नहीं होता है, इसमें आप ही की गलती होती है जिस सिचुएशन में क्या होता है आपका नाम वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है इफ़ ही डज नॉट रिन्यू हिज रजिस्ट्रेशन। देखिए जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कराने गए और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन इससे थोड़ी रिलेटेड अच्छी देते हैं क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, आप एक रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है ना, आपको एक डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपको ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है इसको आपको रिन्यू कराना है। तो अगर आप उस डेट तक उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करा लेते हैं तो आप एक फार्मासिस्ट रहते हैं। लेकिन वो जो उसकी डेट दी गई है कि इस डेट तक आप करा सकते हैं, लेकिन आप उसको क्रॉस कर गए, 1-2 दिन आप क्रॉस कर गए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पेनल्टी वगैरह से काम चल जाता है। लेकिन आपने काफ़ी टाइम तक उसको रिन्यू नहीं कराया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई थिंक 2 मंथ 6 डेज तक अगर आप एक्स्ट्रा चल रहे हैं, आप रिन्यू नहीं करा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे आपका जो नेम है वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, फिर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं। तो ये हो जाता है। अच्छा सेकंड है यहाँ पे इफ़ हिज नेम इज़ एंटर्ड बाई एन एरर। मतलब कि आपका जो नेम है वो एरर तरीके से क्या हुआ, मतलब गलती से उसमें चला गया है, या एक तरह से आपका सही नेम वहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपका नेम रिमूव किया जा सकता है। या थर्ड यहाँ पे इफ़ ही हैज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एनी प्रोफेशनल, या आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया, मतलब कि ऐसा गलत काम कर दिया है जो आपको फार्मेसी के प्रोफेशन में रहते हुए नहीं करना चाहिए था। जैसे सपोज कीजिए आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और आपने क्या है नारकोटिक वगैरह वहाँ पे बेच दी जिसकी आपको परमिशन नहीं थी, और आप पे छापा लग गया, और क्या है डीआई वगैरह ने आपको पकड़ लिया। अब भाई क्या होता है, काफ़ी सारे तरीके से होते हैं, जैसे हल्का फुल्का आप बेचते पकड़े हुए वार्निंग वगैरह दे देता है, या अगर आपको सीरियसली उसने पकड़ लिया तो क्या होता है आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वहाँ पे वो कैंसिल हो जाता है, आपका जो नाम है वो वहाँ पे रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। या ऑल ऑफ दी एबव, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट अगर आप रिन्यू नहीं करा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन तो भी आपका नेम वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपका जो नाम है वो बाई एरर मतलब कि गलती से वहाँ पे ऐड हो गया है तो वह भी रिमूव कर दिया जाएगा। या यहाँ पे आप कोई नारकोटिक वगैरह बेचते हुए पकड़े जाते हैं, आपने कोई ऑफेंस कर दिया अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो कि आपको नहीं करना था तो भी, तो ऑल ऑफ दी एबव यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारे जो 20 क्वेश्चंस के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी आपका डाउट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड रह गया आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही थी कि सर ये जो हमारी पीडीएफ है, ये जो आप लेक्चर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी। देखिए पीडीएफ हमारी सारी आपको मिलने वाली है वेबसाइट पे। अगर आपने वेबसाइट ज्वाइन की हुई है तो अच्छी बात है, नहीं की हुई है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको इससे भी अच्छा एक सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, नोट्स आप इसके मत देखिए, आप ओनली इसके लेक्चर देखिए। लेक्चर को आप रिपीट कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना आप देखेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम आपने देखा, अभी देखा, आपको पता चल गया ये इसका आंसर है। सेकंड टाइम आप क्या कीजिए, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जब तक आप उस पर ध्यान रखिए, उसके बाद आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद खुद अपने माइंड में सोचिए कि क्या आंसर इसका आएगा। इस तरह से आप 2-3 बार देख लेते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको नोट्स देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है, साथ में एक है ईजी फार्मर नोट्स। तो नोट्स वाला जो है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम पोल वगैरह क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे जो पीडीएफ है हो सकता है कुछ पीडीएफ वहाँ पे भी हम आपको दे दें।
तो आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।